हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, आपको क्लास 11th में जो कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है वो है आपका कोशिका के बारे में और उससे जुड़े कोशिकांगों के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आप सभी को पता है, छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं। जैसे कोई मकान किसी ईंट के बिना नहीं बन सकता है, तो ईंट क्या है, हमारे मकान के लिए यूनिट का काम करती है। उसी तरह से सेल्स जो होती हैं वो किसी भी सजीव के जीवन निर्माण की इकाई होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो उन दोनों कोशिकाओं में अलग अलग कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उनका खुद का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से वो बनी होती हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं किस प्रकार से करती हैं, उसके बारे में आपको जानना है। 9th क्लास में आपको ये चैप्टर था जो वो इतना ज्यादा डीप नहीं था, है ना। 11th में इसको थोड़ा सा ज्यादा डीप, यानी कि आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज दी जाएगी इसमें। तो क्योंकि आपका क्लास जो है लेवल वो बढ़ चुका है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, कल हम उन लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था और हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाली सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, जिसमें आपका राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा आपने और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट करने के बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि वो आपका प्रोटिस्टा में, प्लांटी एनिमिलिया और फंगी किंगडम में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मोनेरा में नहीं प्रेजेंट होती हैं। जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 5 जगत वर्गीकरण में आपका मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमिलिया और फंगी, जिसमें से आपका मोनेरा में किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी तरीके से कोई अपवाद भी नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स मोनेरा में नहीं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जहां से स्टार्ट होती हैं, जो भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी सिस्टम जितना ज्यादा डेवलप्ड होता है वो विकास के बढ़ते क्रम में होता है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स आपका पाई जाती हैं प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, एनिमल्स में यानी एनिमेलिया में, प्लांटी में और फंगी में। इनमें आपको यूकैरियोट्स को शामिल, आपने देखा है कि इसमें इनको शामिल किया गया है। इसका सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का, वो है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब है, अगर उसको लर्न करने के लिए आप एक ट्रिक की तरह लर्न कर सकते हैं, तो गरीब जो है वो प्रोकैरियोटिक है, अमीर जो है वो यूकैरियोटिक है ना। अगर आप ट्रिक की तरह लर्न करना चाहें तो प्रोकैरियोटिक गरीब कैसे है, उसके पास न्यूक्लियस को कवर करने के लिए न्यूक्लियर एनवेलप नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत सारे कोशिकांग नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, हर चीज उनका परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब इसमें प्लांट और एनिमल सेल्स में भी, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप हिंदी में अंतर्द्रव्यी जालिका के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि जाल ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म।
रेटिकुलम मतलब टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, पतली पतली नलिकाओं वाला स्ट्रक्चर जो आपका पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है और पतली पतली नलिकाओं का एक जाल बना हुआ होता है। इसी कारण से उसे हम इस शब्द को अगर तोड़ के समझने की कोशिश करें तो अंतर्द्रव्यी यानी द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली अंतर्द्रव्यी जालिका, यानी कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली जालिका जो है वो अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। ER इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे प्रकार की होती है आपकी, एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और दूसरे प्रकार की होती है आपकी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये आपने 9th क्लास में ही, छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी ये है पतली पतली ट्यूब्यूल्स का एक जाल जैसी संरचना होती है। अब इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स पे आपको दानेदार संरचना दिखाई पड़ रही है, बाहर आउटर सरफेस पे कुछ आपको दाने दाने की जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है और कुछ ट्यूब्यूल्स ऐसी हैं जिस पर कोई दाने वाली संरचना आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जिन ट्यूब्यूल्स पे आउटर सरफेस पे ये दानेदार संरचना प्रेजेंट होती है वो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है, और जिन ट्यूब्यूल्स पे ये दानेदार संरचना नहीं प्रेजेंट होती है वो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। अब ये जानेंगे कि ये जो दानेदार संरचना की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो अलग अलग वैरायटी में बांट दिया गया, आखिर में वो संरचना क्या है? तो वो संरचना है आपकी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के दाने जिस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे वो आपकी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर आउटर सरफेस पे किसी प्रकार का कोई राइबोसोम वाला स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है वो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और न्यूक्लियस से अटैच होती है ये संरचना, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये किससे? न्यूक्लियस से अटैच होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके जो ये है ये क्या है? नेटवर्क है, एक प्रकार का जाल है जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है ना। उस नेटवर्क को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। अब जो ये अंतर्द्रव्यी जालिका है इसका इंट्रासेलुलर स्पेस वो दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर देता है। एक तो होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया तो एक तो होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला कंपार्टमेंट, और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट का मतलब कि उस कंपार्टमेंट के बाहर का पार्ट जो आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स की दानेदार संरचना प्रेजेंट होती है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है और सिक्रीशन करने वाली सेल्स में ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है, उसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। ये न्यूक्लियस की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। तो जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से उसी के साथ कंटिन्यू रहती है, मतलब वो अलग से नहीं शुरू होती, उसी के साथ ही अटैच रहती है, कंटिन्यू रहती है। और इसमें जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स, जैसा कि स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं आप,
इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और राइबोसोम्स के एब्सेंट होने का मतलब है कि ये इसमें क्या होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो एनिमल सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है, और उसमें क्या होती है, राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक महत्वपूर्ण अंतर आपने देखा कि राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का संश्लेषण होता है, यानी लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस में होती है। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन सेल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इज द मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतया लिपिड संश्लेषण के लिए जाना जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये है आपका अंतर्द्रव्यी जालिका का संरचना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और अब हम नेक्स्ट जो कोशिकांग के बारे में बात करेंगे वो है आपका गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी काय। तो ये शब्द थोड़ा सा अजीब नहीं है, हम लोगों की साधारण बोलचाल की भाषा में ये शब्द कभी भी जनरली नहीं आता। तो आप सभी को पता है कि साइंस में जितनी भी टर्म्स यूज किए जाते हैं, साइंस में जितने भी टर्म्स यूज किए जाते हैं बच्चों, ये ज्यादातर कहाँ से आते हैं, ये कोई शब्द लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, कोई शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और कोई शब्द ऐसा है कि जिसने डिस्कवरी की उसके नाम पर ही किसी अंग का नाम रख दिया गया है ना। तो इन नामों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है कि ये शब्द आखिर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, कहाँ से ये शब्द आया है। तो उस शब्द के पीछे कोई खास लॉजिक नहीं होता। जैसे जब हम गोल्गी ऑपरेटस की बात करते हैं तो ये नाम गोल्गी ऑपरेटस कहाँ से आया होगा उसके बारे में समझेंगे। संरचना इसकी होती है इस तरह की, लेकिन गोल्गी ऑपरेटस शब्द कहाँ से आया पहले इसके बारे में जान लेंगे। आपका 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे। सन लिखेंगे आप, ईयर लिखेंगे 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियस के पास, जब जैसे माइक्रोस्कोप में अगर कोई भी चीज आप देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप में कैसे देखी जाती है चीज, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है, उसकी स्टेनिंग यानी कि कलर देना पड़ता है ना। सेल में कलर देना पड़ता है, स्टेनिंग करनी पड़ती है, तभी आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसको सुंदर तरीके से, क्लियर तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, तो कैमिलो गोल्गी ने पहली बार न्यूक्लियस के पास डेंस स्टेन लेने वाले, यानी कुछ ऐसे कोशिकांग थे जो न्यूक्लियस के पास थे और वहां पे स्टेनिंग थोड़ा ज्यादा कलर वो ले रहे थे, डेंस स्टेन वहां पे हो रहा था। उन्होंने कुछ रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, बाद में उन्हीं को गोल्गी बॉडीज कहा गया, बाद में उन्हीं को गोल्गी बॉडीज या गोल्गी ऑपरेटस कहा गया। तो किसके नाम पे ये कोशिकांग का नाम रख दिया गया, उन वैज्ञानिक के नाम पे जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, है ना। तो इसके बारे में इतना ही याद करना है कि सर कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम गोल्गी काय या गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी बॉडीज रखा गया। ठीक, इसमें कई फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं, सैक्स मतलब थैली के जैसी संरचना होती है, और सिस्टर्नी, जिसको आप सिस्टर्नी कहते हैं, है ना, जो बैग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उसको आप सिस्टर्नी कहते हैं, जिसका डायमीटर यानी कि उसका व्यास वो कितना चौड़ी होती है, वो 0.5 to 1.0 नैनोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो शेप अलग अलग हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, डिस्क शेप्ड सैक्स हो सकते हैं, है ना। ये सिस्टर्नी आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई रहती हैं, ये सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं
और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित सिस्टर्नी की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है। गोल्गी की सिस्टर्नी जो होती है न्यूक्लियस के पास कंसेंट्रिक रूप में लगी रहती है ना, उसके पास ही रहती है एकदम। और सिस्टर्नी जो होती है उसमें दो फेस होते हैं। सिस्टर्नी में दो फेस होते हैं, एक तो सिस कहते हैं और एक को हम ट्रांस कहते हैं। एक को हम सिस कहते हैं और एक को हम ट्रांस, यानी कि देखो ये संरचना जो है कुछ लहर टाइप के लिए हुए है ना। रेटिकुलेट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिस्क शेप्ड सिस्टर्नी। डिस्क शेप्ड सैक्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टर्नी कहलाते हैं। और स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से स्टॉक इनका रहता है। सिस्टर्नी के दो डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। सिस्टर्नी के दो डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं। अब यही पॉइंट्स जो हैं वो छोटी क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, है ना। थोड़ा सा डीप स्ट्रक्चर है, डीप स्टडी, इसीलिए थोड़ा सा अब जब ये आपको पढ़ाए नहीं गए हैं तो आपका लेवल इंक्रीज हो गया। अब 11th क्लास में आप 9th क्लास वाला कंटेंट लिखेंगे तो मार्क्स आपको बट ऑब्वियस है कि नहीं मिलेंगे। तो बेसिक नॉलेज आपने छोटी क्लास में ली थी, अब उसमें जो उस आपके लेवल का है वो आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा, है ना। जो सिस्टर्नी होती है उसके दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। कॉन्वेक्स फेज जिसे आप सिस कहते हैं, और कॉनकेव। ये दोनों शब्द जो हैं उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये आपका फिजिक्स में आपने ये शब्द पढ़े होंगे। जब आप मिरर पढ़ रहे थे तो आपने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये चीजें पढ़ी होंगी। तो इसमें कॉन्वेक्स शेप में होते हैं सिस्टर्नी। एक फेस होता है जो कॉन्वेक्स फेस कहलाता है और दूसरा होता है जो कॉनकेव कहलाता है, जिसको आप ट्रांस फेज कहते हैं। तो जो कॉन्वेक्स फेज होता है वो फॉर्मिंग फेज होता है, और जो कॉनकेव होता है वो ट्रांस फेज यानी कि मैच्योरिंग फेज होता है। सिस्टर्नी के दो फेज, सिस और ट्रांस। सिस को आप कॉन्वेक्स साइड कहते हैं या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और ट्रांस को आप कॉनकेव साइड या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। लेकिन सिस और ट्रांस ये दोनों बिल्कुल 100% अलग अलग यानी भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस लाइन को ध्यान से समझने की जरूरत है। सिस और ट्रांस दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन एकदम अलग अलग, पूरी तरह से वो भिन्न होते हैं, केवल आपस में जुड़े हुए होते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स का काम क्या है? मुख्य काम क्या है गोल्गी ऑपरेटर्स का? गोल्गी ऑपरेटर्स का मुख्य काम है मटेरियल्स की पैकेजिंग करना और मटेरियल्स को इंट्रासेलुलर टारगेट्स तक पहुंचाना, यह सेल्स के बाहर सिक्रीट करना। ठीक है, जो भी कोशिका है उस कोशिका में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो फुल्ली डेवलप्ड सेल्स होती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। जो भी कार्य हैं उस कोशिका के अंदर के, वो सारी कोशिका के अंदर के जो काम हैं वो काम विभाजित होते हैं। हर अलग अलग कोशिकांग को उनके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जाना जाता है। तो गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है? मेन गोल्गी बॉडी का ये फंक्शन है कि ये पैकेजिंग करते हैं मटेरियल्स की, either to be delivered to the intracellular targets or to be secreted outside the cell। पैकेजिंग करते हैं मटेरियल्स की, उसको इंट्रासेलुलर जो लक्ष्य वाली जगह, टारगेट साइट होता है, वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं, या सेल के बाहर सिक्रीट आउट करने का भी काम करते हैं। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। मटेरियल्स जो है वो वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक होती हैं, है ना। जो भी पदार्थ का मटेरियल का ये पैकेजिंग करते हैं वो वेसाइकल्स के फॉर्म में पैक होती हैं। फ्रॉम ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the trans phase। इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। जो भी मटेरियल्स पैक होते हैं वो वेसाइकल्स यानी कि थैली के फॉर्म में पैक होते हैं, और ER के साथ फ्यूज होते हैं। जो उनका सिस फेज होता है, जो गहराई वाला फेज होता है, उसमें अटैच होते हैं, और किस तरफ को भेजे जाते हैं? ट्रांस फेज की तरफ ये भेजे जाते हैं। ER से मटेरियल वेसाइकल के रूप में पैकेज्ड होकर के सिस फेज से क्या होता है? फ्यूज हो जाता है।
उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सिस फेज है वो गहराई लिए हुए है और जो ट्रांस फेज है वो ऊंचाई लिए हुए है, ठीक है। तो ईआर से मटेरियल विसाइकल के रूप में पैक होता है। पैक होने के बाद सिस फेज से वो फ्यूज हो जाता है, अटैच हो जाता है और मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करता है, यानी ट्रांस फेज की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और इससे क्या एक्सप्लेन होता है, इससे आपको क्या समझ में आया कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी या गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी काय, ये चारों शब्द एक ही कोशिकांग के लिए यूज हो रहे हैं। तो अब इससे क्या समझ में आया, इस लाइन से ये समझ में आया कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से इसका बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है, यानी बहुत ज्यादा नजदीकी जुड़ाव होता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स के द्वारा बनी हुई जो प्रोटीन्स होती हैं वो गोल्गी ऑपरेटस के ट्रांस फेज के द्वारा, ट्रांस फेज यानी कि आपका कॉनकेव वाला में जो फेज है उसके द्वारा क्या होती है, रिलीज होने से पहले गोल्गी सिस्टर्नी में मॉडिफाई हो जाती हैं। ये बात समझ में आई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स द्वारा जो प्रोटीन्स बनी हुई होती हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, तो राइबोसोम्स के द्वारा राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो प्रोटीन्स गोल्गी ऑपरेटस के ट्रांसफेज के हेल्प से रिलीज होने से पहले गोल्गी की सिस्टर्नी में मॉडिफाई हो जाती हैं, यानी कि रूपांतरित हो जाती हैं। अब गोल्गी ऑपरेटस यानी कि गोल्गी काय ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन का मुख्य स्थल है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया, ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन सा कहाँ पे बनता है या ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ना। तो ये क्वेश्चन आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसी में आपने पढ़ा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन है वो आपका रफ में होगा और जो ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन है वो आपका स्मूथ में होगा, ठीक है। Glycolipids and glycoproteins are also synthesized in the Golgi apparatus. ये Golgi apparatus में ही synthesize होती हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा close association होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये हो गया आपका गोल्गी काय। आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा गोल्गी काय के बारे में। अब इसमें गोल्गी काय का डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए जिसमें आप सिस फेज का भी लेवलिंग करेंगे, ट्रांस फेज का लेवलिंग करेंगे और सिस्टर्नी का लेवलिंग करेंगे। और यहाँ पे आप ट्रांस फेज का लेवलिंग कर देंगे। सिस का मतलब क्या हो गया आपका, सिस का मतलब हो गया कॉन्वेक्स और ट्रांस का मतलब हो गया कॉनकेव। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया आपने पढ़ लिया गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, फिर आपको बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये आपने प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पढ़ा क्योंकि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए ही नहीं जाते हैं, यानी कि उसमें ये होते हैं एब्सेंट और यहाँ पे ये होते हैं प्रेजेंट। लाइसोसोम्स जो है इसके बारे में हम समझेंगे। लाइसोसोम्स को इसका कभी भी स्ट्रक्चर नहीं आता है एग्जाम में, इसके बारे में एक थोड़ा सा कारण बताओ टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि छोटी क्लास, आपकी क्लास में भी, ये हाई स्कूल के एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसे आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं या आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, है ना। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो लाइसोसोम्स से रिलेटेड है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ना।
क्लियर तौर पे बुक्स में, अब कुछ नए राइटर्स की बुक हैं जिसमें ये दिया गया रहता है, पर पहले जो पुराने राइटर्स की बुक हैं उनमें ये चीज क्लियर दी भी नहीं रहती है। तो लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स क्या हैं? आर वेसाइकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्गी ऑपरेटस। और किस प्रक्रिया के तहत ये बनती हैं? ये गोल्गी ऑपरेटस में जो पैकेजिंग की प्रोसेस होती है उसके बाद ये वेसाइकल्स के रूप में लाइसोसोम्स जो हैं वो बनती हैं। यानी गोल्गी ऑपरेटस में पैकेजिंग की प्रोसेस में पैकेजिंग की प्रोसेस जब होती तो उसके रिजल्ट में ये वेसाइकल फॉर्म में लाइसोसोम्स जो है वो कोशिका में बन जाती हैं। ये किस तरीके की होती हैं? वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइसोसोम्स जो हैं ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकुलर स्ट्रक्चर्स यानी वेसाइकल्स जैसी स्ट्रक्चर्स हैं। ये पैकेजिंग प्रोसेस के द्वारा गोल्गी ऑपरेटस में बनते हैं, है ना। जब उसमें पैकेजिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो उसके परिणाम स्वरूप ये पैकेजिंग प्रोसेस के द्वारा बनने वाली वेसाइकल्स हैं जिन्हें हम लाइसोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो these are rich in all types of hydrolytic enzymes। इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। और ये किसमें कैपेबल होती हैं? ये कैपेबल होती हैं किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स को, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल ये होती हैं। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल्स में हर तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोलेजेस, जैसे आपका लाइपेजेस हो गया, आपका प्रोटीएजेस होगा, कार्बोहाइड्रेजेस हो गया, ये सारे एंजाइम्स आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एंजाइम्स एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं और ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के योग्य होते हैं। तो आज आपने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, है ना। वैक्यूल के बारे में, इनके सब के बारे में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वैक्यूल के बारे में आपका सुसाइडल बैग पूछा जाता है ना। आपका ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना में कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा जो 2 प्रकार की होती है, रफ एंड स्मूथ। उसकी संरचना के बारे में मैंने आपको बताया। बहुत डीप और बहुत कठिन तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी शब्द को पढ़ते हैं तो शब्द को जब आप समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप हिंदी को पढ़ते हैं तो शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि शब्दों को तोड़ लेते हैं, तो आपको आधा उसका मतलब समझ में आ जाता है। उसी तरह से आप साइंस में भी इस ट्रिक को रिलेट कर सकते हैं। जब आप किसी शब्द को तोड़ के उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। आपने आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्लियर कर लिया है। गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी बॉडीज या गोल्गी काय, कुछ भी कहें, कैमिलो गोल्गी ने इसका आविष्कार किया था, मतलब उन्होंने इसको पहली बार देखा था, उसके बारे में आपने पढ़ लिया है। और आज आपने कंप्लीट कर लिया है आपका लाइसोसोम्स के बारे में। अगली क्लास में हम वैक्यूल्स और कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए और पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।